जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में, अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों इससे पिछली वीडियो यानी कि जो इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ तो पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन जरूर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको क्या थोड़ा सा रेट हो जाए कि पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था और नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में क्या है, हमारा प्राचीन भारत चल रहा था। प्राचीन भारत में दोस्तों क्या है, मैंने आपको पुष्यभूति वंश यानी कि पुष्यभूति वंश के बारे में बताया था कि पुष्यभूति वंश का समयकाल क्या था। समयकाल क्या था दोस्तों, मतलब 606 एडी से 647 एडी यानी कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उस इनके मध्य क्या है, इस समय के मध्य जितने भी इनके महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था। जिसमें क्या हमारे पुष्यभूति वंश था, जिसमें क्या पुष्यभूति राजा थे, उन्होंने क्या पुष्यभूति वंश की स्थापना करी। उसके बाद प्रभाकर वर्धन आए, राज्यवर्धन आए और हर्षवर्धन आए। तो उन्होंने जैसे जैसे अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाया और कहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बारे में हमने दोस्तों पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, इसके बाद दोस्तों क्या है, हमारा 647 एडी से लगभग क्या है 712 एडी यानी कि 712 एडी के आसपास क्या है, भारत पर क्या है मुस्लिमों का आक्रमण होने लगा था। यानी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने क्या भारत पर क्या है आक्रमण करना शुरू कर दिया था। वो हम पढ़ेंगे दोस्तों कब, मध्यकालीन भारत में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत में हमारे कौन कौन से राजवंश थे और उनसे संबंधित कई क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम में दोस्तों आपको हेल्प करती रहे। तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में, यानी कि दक्षिण भारत में हमारे क्या है, क्या क्या राजवंश थे और क्या क्या हमारे मतलब इनसे संबंधित क्या हमारे क्या क्या तथ्य थे दोस्तों। तो दोस्तों प्राचीन काल में जैसे कि मैंने आपको क्या बौद्ध साम्राज्य के बारे में बताया था, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। उसमें क्या दोस्तों उस समय क्या बौद्ध ग्रंथियां होती थी, यानी कि बौद्ध ग्रंथियां, यानी कि जो मैंने आपको बताया था उस समय में चार बौद्ध ग्रंथियां हुई थी। जिसमें पहली मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, रावे पाक, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूं, रावे पाक। दोस्तों इसका क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, राजगृह। राजगृह में कहां पर, ये कहां पर दोस्तों, बिहार में राजगृह। किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी। कब करवाई थी, 483 बीसी यानी कि 483 ईसा पूर्व में करवाई थी। उसके बाद वैशाली किसने करवाई थी, वैशाली में करवाई थी कालाशोक ने। कब करवाई थी, 383 बीसी में। उसके बाद पाटलिपुत्र में करवाई थी, पास से हमारा पाटलिपुत्र हो जाएगा। किसने करवाई थी, अशोक ने। फिर कहां से, कनिष्क ने करवाई थी, कहां पर, कुंडल कश्मीर में दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, चारों हमारी क्या बौद्ध संगतियां हुई थी। तो संगतियों को बताने का मेरा आपको क्या तथ्य है दोस्तों, कि ऐसे ही दोस्तों क्या है, जो हमारा दक्षिण भारत था यहाँ पर भी क्या है संगम काल। संगम काल क्या है दोस्तों, संगम काल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है दोस्तों 3 संगम हुए थे। जैसे कि ये यानी कि जैसे बौद्ध संगतियां हुई थी प्राचीन समय में, ऐसे क्या 3 सम्मेलन हुए थे। तो उनके माध्यम से क्या हमें प्राचीन उस समय की दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है, कि उन सम्मेलनों के माध्यम से कि वहां पर क्या है, कैसा जीवन काल था, क्या किन किन राजाओं ने वहां पर शासन किया और कैसे कैसे वहां के क्या है समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस ईश्वर को मानते थे वो। तो उसके बारे में क्या दोस्तों इन्हीं सम्मेलन के माध्यम से क्या हमें पता चलता है दोस्तों। तो सम्मेलन के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध संगतियां किस लिए हुई थी। इसमें क्या है दोस्तों कई सारे राजा, ऋषि मुनि और कई मतलब विद्वान आके इसमें क्या है सम्मिलित होते थे इस संगति में। और फिर क्या है, ये जो इनकी रचनाएं होती थी, ग्रंथ होते थे, उनके ऊपर क्या है विचार विमर्श करते थे कि इसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, थोड़े से इसमें परिवर्तन करते थे दोस्तों। उसके बाद निष्कर्ष निकाल के क्या है उसको परिवर्तन को, चेंजेस को उसमें लिख देते थे दोस्तों। बौद्ध संगतियों का यही उद्देश्य था। तो इस तरीके के क्या है यही सम्मेलन क्या है दक्षिण भारत में भी हुए थे। तो उसमें क्या है दोस्तों संगम काल में क्या है उस समय 3 सम्मेलन हुए थे। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सम्मेलन थे दोस्तों। तो संगम काल दोस्तों हम किस युग को कहते हैं, 100 ईस्वी से लगभग क्या 250 ईस्वी तक, यानी कि एडी क्या है दोस्तों ये वर्तमान समय चल रहा है। तो यानी कि
100 ईस्वी से क्या है 250 ईस्वी तक, यानी कि प्राचीन समय, प्राचीन वीडियो तो मैंने आपको बता दी, प्राचीन भारत की पुष्यभूति वंश क्या समय क्या था दोस्तों, 647 ईडी से 647 ईडी, 606 से 647 ईडी था। उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन भारत पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको क्या है दक्षिण भारत, यानी कि मैंने आपको इनका क्या है यहाँ पर, ये जो हमारा पुष्यभूति वंश था इनका यहाँ पर साम्राज्य था। उसके बाद दोस्तों मैं क्या थोड़ा सा आपको दक्षिण भारत के बारे में बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में हमारा क्या क्या था, क्या क्या राजवंश थे। तो उससे, क्योंकि मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम इसके बाद, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम जो संगम काल था हमारा, उसका जो समय काल था वो क्या था, 100 ईस्वी से लगभग क्या है 250 ईस्वी तक क्या है इसका समय काल माना जाता है दोस्तों। इनके समय में भी क्या है दक्षिण भारत में क्या है 3 सम्मेलन हुए थे दोस्तों। वो कौन कौन से हुए थे दोस्तों हम देख लेते हैं। पहला जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, दक्षिण मद्रा में, यानी कि जगह है दक्षिण मद्रा, वहां पर हुए थे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा जो दक्षिण भारत के तीनों सम्मेलन हुए थे ये हुए थे हमारे तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। यहाँ पर क्या है हमारा तमिलनाडु राज्य है, ये तमिलनाडु। तो जितने भी हमारे सम्मेलन हुए थे ना उस समय के, वो हुए थे तमिलनाडु राज्य में, 3 सम्मेलन हुए थे। तो दोस्तों तमिलनाडु में हुए थे, इनकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी दोस्तों, अगस्त्य ऋषि, यानी कि जो भी कोई सम्मेलन होता है तो उसका कोई अध्यक्ष होता है, यानी कि उसको क्या ऑर्गेनाइज करता है कोई, तो उसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी अगस्त्य ऋषि ने दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों लगभग क्या है 80-90 राजाओं, यानी कि 80-90 राजाओं ने क्या भाग लिया था, क्या मतलब कई प्रांतों से क्या राजा आए थे उस सम्मेलन में भाग लिया था। तो लगभग क्या है उस समय क्या है 80-90 राजाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसके दोस्तों क्या है कोई साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों, क्या है इसके क्या है हमें कोई लिखित साक्ष्य इतने नहीं मिले, क्योंकि क्या है ये जो जगह थी ना वो क्या है जलमग्न हो गई थी दोस्तों। तो जलमग्न होने के कारण क्या है इसके क्या है हमें कोई लिखित साक्ष्य, मैंने इसमें आपको बता दिया था कि जो हमारा जो पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, दक्षिण मद्रा जगह पे हुआ था। अध्यक्षता किन्होंने की थी, अगस्त्य ऋषि ने की थी। लगभग क्या है 80-90 जो राजा थे उन्होंने उस समय इसमें भाग लिया था। और दोस्तों इसके क्या है हमें लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिले, क्योंकि ये जो एरिया था ना ये तमिलनाडु में था, तो यहाँ क्या समुद्र है हमारा, इस तरफ क्या समुद्र है, तो समुद्र की वजह से क्या जलमग्न हो गया था, तो इसके क्या लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले। दूसरा दोस्तों हम देख लेते हैं, दूसरा जो हमारा सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, कपाटपुरम में दोस्तों। किस स्थान पर हुआ, कपाटपुरम में हुआ था। अध्यक्षता यानी कि उस जो सम्मेलन की अध्यक्षता किन्होंने की, उसकी अध्यक्षता की थी तोलकापियम, क्योंकि दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो नाम भी क्या है साउथ के जैसे है। तोलकापियम वो उस टाइम के वो थे विद्वान, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने दोस्तों क्या एक पुस्तक भी लिखी है, तोलकापियम ने क्या एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है तोलकापियर। तोलकापियर क्या है पुस्तक का नाम है जो इन्होंने लिखी है, इन्होंने लिखी है दोस्तों। और जो दूसरा जो सम्मेलन था दोस्तों इसमें क्या है लगभग क्या है 50 राजाओं ने, यानी कि उस समय क्या कई अलग अलग प्रांतों से कई प्रतापी शासक आए थे उस सम्मेलन में भाग लिया था। तो उसमें क्या लगभग क्या है 50 राजा शामिल हुए थे। जो दोस्तों तीसरा जो हमारा सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मदुरै में, यानी कि ये जो जितनी भी तीनों जगह हैं ये है कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु में। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि जो संगम काल के जो तीनों जो सम्मेलन हुए थे वो हुए थे हमारे तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु में क्या अलग अलग जगह पे, दक्षिण मथुरा में, कपाटपुरम में, और जो तीसरा हुआ था कहा मदुरै में हुआ था दोस्तों। तो इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी दोस्तों, नक्कीरर, यानी कि इसकी जो अध्यक्ष जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, अध्यक्षता जिन्होंने की थी उनका नाम क्या था, नक्कीरर। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु में हुए थे। और जो ये तीनों सम्मेलन थे दोस्तों इसमें क्या है वहां उस समय क्या तमिल भाषा थी, यानी कि तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था तीनों सम्मेलन में। दोस्तों मैंने आपको इन तीनों सम्मेलन के बारे में बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो उस समय क्या 3 वंश थे दक्षिण भारत में। तो दोस्तों यहां पर क्या है हमारा ये जो राज्य है हमारा, ये आप इसको एज्यूम कर लो ये इंडिया का मैप है। तो दोस्तों यहां पर ये कौन सी स्टेट आती है हमारी, ये आती है केरल, यानी कि ये आता है हमारा केरल राज्य है। और ये क्या है हमारा तमिलनाडु है। तो दोस्तों केरल राज्य में क्या है, यहां पर क्या है चेर वंश, यानी कि चेर वंश का साम्राज्य था उस समय में। उस समय दोस्तों दक्षिण भारत में केरल में क्या है चेर वंश का साम्राज्य था, काफी शक्तिशाली साम्राज्य था दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि चेर वंश में हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, क्या क्या पॉइंट आते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं, जैसे ये तमिलनाडु है हमारा, यहां तक ये पूरा हमारा क्या है तमिलनाडु है। दोस्तों यहां पर ये जो उत्तरी तमिलनाडु है यहां पर तो हमारा क्या था चोल डायनेस्टी, यानी कि चोल वंश का साम्राज्य था। और जो ये दक्षिणी तमिलनाडु था यहां पर था दोस्तों पांड्य, यानी कि
पांड्य वंश के शासक थे, उनका मतलब उनका साम्राज्य था। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, जो हमारा ये स्टेट है ये वाला, यहाँ पर ये केरल राज्य है। केरल राज्य में क्या था, चेर वंश का साम्राज्य था। उसके बाद जो तमिलनाडु है, थोड़ा बहुत ना चोल वंश में क्या आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश जो हमारी राज्य है उसका, उसमें और उत्तरी तमिलनाडु में क्या है, चोल वंश का साम्राज्य था। और जो दक्षिणी तमिलनाडु था हमारा, यानी कि नीचे का जो तमिलनाडु था, यहाँ पर था पांड्य वंश के शासकों का सिंहासन, यानी कि उनका साम्राज्य था दोस्तों। तो आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा दक्षिण भारत है, तो उस समय में क्या है, दक्षिण भारत में किस किस राज्य में किन किन शासकों का क्या था, साम्राज्य विस्थापित था दोस्तों। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, केरल में क्या है, हमारे चेर वंश के शासकों का साम्राज्य था। तो चेर वंश से हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो जो चेर वंश था, इसका क्या है, केरल राज्य में स्थापित था। ये मैंने आपको बता दिया, केरल राज्य में इनका साम्राज्य था। चेर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चेर का अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो केरल है हमारा, यहाँ पे क्या काफी पर्वतीय क्षेत्र आता है। तो ये केरल राज्य, चेर का जो अर्थ क्या क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। इनकी राजधानी उस समय की क्या थी दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी राजधानी क्या थी, करूर, यानी कि उस समय में क्या है, करूर राजधानी थी इनकी। राजकीय चिन्ह इनका दोस्तों, मैं राजकीय चिन्ह को और आपको बता देता हूँ, छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ, जिससे क्या है आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। क्या है दोस्तों, इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था दोस्तों, धनुष। उसके बाद इनका चेर वंश का क्या था, धनुष था। उसके बाद जब पांड्य पे आओगे तो इनका जो राजकीय चिन्ह था वो था मछली। और उसके बाद जब चोल वंश में आप जाओगे तो इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, बाघ, यानी कि जो सिंह जो होता है बाघ, वो क्या है इनका राजकीय चिन्ह था। तो मैं एक ट्रिक आपको हल्की सी बता दूं कि जैसे चेर पांड चोल, यानी कि केरल में चेर वंश, यहाँ पर पांड्य, और ये चोल वंश, यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो। मैंने छोटी सी वैसी ट्रिक बना ली हंसी मजाक में। क्या है दोस्तों, धनुष से मछली मारी और बाघ को दे दी, यानी कि धनुष इनका क्या हो जाएगा, राजकीय चिन्ह इनका धनुष हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगी, और इनका क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं हम दोबारा अपने चेर वंश पे, इनसे हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों। तो इनका राजकीय चिन्ह मैंने आपको बता दिया दोस्तों, क्या था उस समय का, धनुष इनका क्या था, राजकीय चिन्ह था। यानी कि जो इनके ध्वज वगैरह होते थे उनपे क्या है, इस तरीके का चित्र बना हुआ होता था, इनको राजकीय चिन्ह माना जाता था। इनकी दोस्तों जानकारी, यानी कि जो इस वंश की हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है दोस्तों, इनकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों अशोक के द्वितीय शिलालेख में। यानी कि जो अशोक ने जो 14 शिलालेख लिखे थे, उसमें जो द्वितीय शिलालेख है उसमें दोस्तों इनको क्या है, केरल पुत्र, यानी कि केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि उनका वर्णन क्या है, केरल पुत्र के नाम से वर्णन है किसका, चेर वंश का, अशोक के द्वितीय शिलालेख में। दूसरा इनका मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि एक ग्रंथ है हमारा जिसका नाम क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। उसमें भी दोस्तों क्या है, इनको क्या है, चेरपाद नाम, यानी कि इस नाम से भी क्या है दोस्तों, चेर वंश का क्या हमें इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इस जो वंश में क्या है, शासक कौन कौन से रह चुके थे, क्योंकि दोस्तों कोई भी वंश होता है उसमें कई सारे शासक होते हैं। तो उन शासकों की क्या है, कुछ खामियां होती है, कुछ इनकी कमजोरियां होती हैं। तो हम क्या है, उन्हीं को याद रखते हैं जिन्होंने क्या कुछ विशिष्ट कार्य किए हो, तो उसकी वजह से उनको याद किया जाता है दोस्तों। तो इनमें शासक कौन कौन से दोस्तों, जो पहला शासक था वो उसका नाम था दोस्तों उदयन जरेल, उदयन जरेल, यानी कि जो प्रथम शासक था चेर वंश का उसका नाम था उदयन जरेल। दोस्तों इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इसने क्या महाभारत के क्षत्रियों को भोजन कराया था, यानी कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जिन क्षत्रियों ने भाग लिया था उनको भोजन कराया था किसने, उदयन जरेल ने, ऐसा मतलब माना जाता है इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो दूसरा हमारा शासक था इसका, सेंगुट्टवन, यानी कि नाम क्या है, दूसरा शासक था सेंगुट्टवन। इसने दोस्तों एक पूजा चलाई थी उस समय में, तो उस पूजा की वजह से इनको क्या काफी याद किया जाता था। वहां पर इन्होंने क्या दोस्तों, कड़गी पूजा, कड़गी का मतलब होता है पत्नी पूजा, यानी कि इन्होंने क्या दोस्तों, पत्नी पूजा की वहां पर रीत चलाई थी कि इन्होंने क्या वहां पर पत्नी पूजा की जाती थी इनके समय में, इन्होंने ये रीत चलाई थी वहां पर। दूसरा दोस्तों इन्हें क्या है, लाल चेर, यानी कि इनको लाल चेर भी कहा, कई दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लाल चेर कौन से कौन से शासक को कहा जाता था, तो उनका नाम क्या है, सेंगुट्टवन। लाल चेर या भला, यानी कि लाल चेर का मतलब होता है भला शासक, यानी कि जो जनता की भलाई करता हो। उसके बाद दोस्तों एक जो तीसरा शासक था वो कौन था, आदिगेमान, यानी कि तीसरा शासक कौन था, आदिगेमान। उनको हम क्यों याद करते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या दोस्तों उस समय क्या गन्ने की खेती, यानी कि गन्ने की खेती प्रारंभ करी थी। तो दोस्तों चेर वंश में हमारे तीन प्रमुख शासक हो गए,
पहला कौन सा था, उदयनचर रेल, जिसके बारे में क्या कहा जाता है, महाभारत के क्षत्रियों को खाना खिलाया था युद्ध के। दूसरा सेंगुट्टवन, इन्होंने क्या पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। आदिगमान, इन्होंने क्या दोस्तों गन्ने की खेती प्रारंभ की थी उस समय में। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं, ये हमारा चेर वंश से संबंधित जो भी पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा पांड्य वंश था, यानी कि ये जो दक्षिणी तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या है पांड्य वंश का साम्राज्य था। तो पांड्य वंश से हम देख लेते हैं हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं दोस्तों पांड्य वंश क्या है, मैंने आपको बता दिया दक्षिणी तमिलनाडु में व्यवस्थित था। पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि पांड्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है प्राचीन, यानी कि प्राचीन यानी कि जो पुराना हो काफी। उसके बाद दोस्तों इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी उस समय मदुरै। मदुरै इनकी राजधानी थी। राजकीय चिन्ह, इनका राजकीय चिन्ह क्या था, मछली। दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया यहाँ से कि मैंने जो ट्रिक बताई थी, धनुष से मछली मारी और बाघ को दे दी, तो यानी कि इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, मछली था। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, यानी कि जो पांड्य जो वंश है हमारा, इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, किस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है दोस्तों, इंडिका पुस्तक से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इंडिका के लेखक कौन थे, इंडिका के लेखक थे दोस्तों मैगस्थनीज, यानी कि जो मैगस्थनीज थे जिन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। उस बुक में क्या है, पांड्य वंश के साम्राज्य का पूरा बखान मिलता है, पूरी जानकारी मिलती है कि उनके में उसमें कौन कौन से शासक रह चुके थे और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों, तीनों सम्मेलन जो थी दोस्तों पांड्य राजाओं ने किए थे, यानी कि जो मैंने आपको इसमें बताया कि जो हमारे 3 सम्मेलन हुए थे उस समय के, दक्षिण मथुरा, कपाटपुरम और मदुरै, यानी कि ये तीनों जो सम्मेलन हुए थे वो किए थे पांड्य वंश के राजाओं ने ऑर्गेनाइज, यानी कि उन्होंने आयोजित किए थे, उनकी अध्यक्षता की थी वो इन्हीं राजाओं ने की थी तमिलनाडु में, क्या तो पांड्य वंश के राजा थे दोस्तों वो। उसके बाद दोस्तों इनका जो समाज था उस समय का, यानी कि पांड्य वंश का जो समाज था वो क्या था दोस्तों, मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी कि पुत्र को क्या है माता के नाम से जाना जाता था। तो यानी कि उस समय का समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक समाज था। उसके बाद दोस्तों एक इसमें ये भी पॉइंट आता है कि ये जो पांड्य वंश था इसमें क्या उस समय मोतियों का व्यापार होता था, यानी कि क्योंकि व्यापार तो उस समय काफी चीजों का होता था, सूती वस्त्रों का, कृषि का, और काफी यहाँ बंदरगाहें भी थी, तो वहां से क्या व्यापार का आवाजाही होता था, आवाजाही होती थी। तो दोस्तों उस समय क्या है ये मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था पांड्य वंश, यानी कि उस समय क्या है मोतियों की खरीद बिक्री होती थी दोस्तों, व्यापार होता था। तो ये क्या है पांड्य वंश मोतियों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जो प्रथम शासक, यानी कि जो पांड्य वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था दोस्तों, वो था हमारा नेडियोन। दोस्तों नेडियोन क्या था, प्रथम शासक था। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने दोस्तों समुद्र पूजा प्रारंभ की थी, यानी कि जो समुद्र है, क्योंकि ये जो तमिलनाडु है हमारा यहाँ से, तो इधर क्या है हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरब सागर है, तो यानी कि पूरा क्या है तीनों तरफ से क्या है हमारा भारत क्या है समुद्र से पानी से घिरा हुआ है। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया था, नेडियान ने समुद्र पूजा यानी कि समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। उसके बाद दोस्तों इनके जो प्रतापी शासक थे वो प्रतापी शासक कौन थे, नेडुजेलियन, यानी कि जो पांड्य वंश के क्या है सबसे प्रतापी शासक थे उनका नाम क्या था, नेडुजेलियन। और दोस्तों साहित्य में विशेष रुचि, यानी कि जो पांड्य वंश के जो भी शासक रहे थे या इनका जो समय काल था उसमें क्या दोस्तों साहित्य को क्या विशेष स्थान दिया गया था, उसमें क्या विशेष रुचि थी, यानी कि साहित्य को का काफी बढ़ावा मिला था दोस्तों। तो उसके बाद मैंने दोस्तों आपको इसमें दोस्तों मैंने आपको चेर वंश और पांड्य वंश के बारे में बता दिया। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं चोल वंश के बारे में कि चोल वंश से हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं चोल वंश। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जो हमारा चोल वंश था, तो चोल वंश से हमारे क्या क्या संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों मैंने इसमें बता दिया आपको जो चोल वंश था हमारा कहां पर था दोस्तों, तमिलनाडु और कुछ हिस्सा क्या है आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है उन उसमें भी क्या है चोल वंश का साम्राज्य स्थापित था दोस्तों। तो चोल वंश का दोस्तों लगभग ये बताया जाता है कि 2 चरण में क्या चोल वंश ने क्या अपना साम्राज्य स्थापित किया था। एक किया था लगभग 100 से लेकर 250 ईस्वी तक, फिर 250 ईस्वी से लेकर क्या 800 ईस्वी तक क्या है चोल वंश ने क्या अपना साम्राज्य को विस्तार किया था दोस्तों। तो चोल वंश से संबंधित हमारा क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, यानी कि तमिलनाडु राज्य में क्या है व्यवस्थित था चोल वंश हमारा। उसके बाद इनका जो राजकीय चिन्ह, यानी कि जो उनका राजकीय चिन्ह था वो क्या था दोस्तों, बाघ इनका क्या है दोस्तों राजकीय चिन्ह था। दोस्तों इस वंश की यानी कि जो चोल वंश है हमारा, इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है, इसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों अष्टाध्यायी, यानी कि मैंने आपको क्या है पिछली वीडियो में बुकों के बारे में भी बताया, यानी कि
प्राचीन काल में हमारे क्या कई पुस्तकें लिखी गई थी, महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो क्या डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुस्तकों से संबंधित। तो दोस्तों जो चोल वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अष्टाध्यायी यानी कि अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि। पाणिनि क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे प्रतापी शासक यानी कि जो चेर और पांड और चोल यानी कि ये जो चेर वंश हो गया और ये पांड्य वंश हो गया और ये चोल वंश, इन तीनों में क्या है जो दोस्तों चोल वंश था इसके क्या सबसे प्रतापी शासक थे यानी कि जो लड़ाकू शासक थे वो सबसे तगड़े यही थे जो युद्ध नीति में क्या बड़े निपुण थे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों चोल का अर्थ क्या होता है? चोल का अर्थ होता है नया। जैसे मैंने सभी वंशों के क्या है अर्थ बताए हैं नाम के, तो चोल का अर्थ क्या होता है? नया होता है दोस्तों। इस समय दोस्तों क्या सूती वस्त्र का क्या है बहुत ही ज्यादा व्यापार होता था उस समय के, यानी कि जो हाई क्वालिटी ऑफ जो कॉटन होता था उसका जो सूती वस्त्रों का क्या है बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या है उस समय व्यापार था इनका। उसके बाद दोस्तों इसका जो सबसे प्रतापी शासक था यानी कि चोल वंश का क्या है सबसे जो प्रतापी शासक था वो था कौन था? करिकाल दोस्तों। यानी कि करिकाल का काफी नाम आता है इतिहास में दोस्तों। क्यों इसका नाम आता है इतिहास में? क्योंकि दोस्तों इसने क्या है श्रीलंका पर आक्रमण किया था, यानी कि तमिलनाडु से यहां से इसने क्या है दोस्तों श्रीलंका पर आक्रमण किया था। श्रीलंका कहाँ है हमारी? ये रही श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया था दोस्तों। और इसका आक्रमण इतना प्रभावशाली था दोस्तों कि इसने सभी को जो वहां के राजा थे उनको परास्त करके वहां से क्या लगभग दोस्तों ये 12,000 गुलामों को उस समय में क्या है दोस्तों 12,000 यानी कि 12,000 व्यक्तियों को वहां से कैद करके कहाँ ले आया था? भारत ले आया था दोस्तों। 12,000 लोगों को क्या गुलाम बना के लाया था। और इसने दोस्तों उनको क्या बेनिफिट में लिया? इसने दोस्तों क्या कावेरी नदी पर डैम बनाया था, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा कावेरी नदी है दोस्तों। तो कावेरी नदी पे क्या है इसने डैम बनाया, बांध बनाया था। और उस समय लगभग क्या है भारत का ये दोस्तों सबसे प्राचीन बांध माना जाता है और सबसे बड़ा बांध था दोस्तों क्या लंबा बांध था, यानी कि 160 किलोमीटर लंबा बांध। यानी कि जो ये गुलाम लाया था उनकी मदद से इसने क्या कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लगभग क्या है 160 किलोमीटर लंबा क्या है बांध बनाया। तो बांध बनाने का दोस्तों क्या बेनिफिट हुआ दोस्तों? यहाँ की जो जितनी भी जमीन थी ना वो उपजाऊ हो गई, यानी कि काफी मात्रा में वहां क्या है कुछ भी अगर वो कृषि करते थे तो वो काफी मात्रा में उसका क्या है उत्पादन होता था कृषि का। तो वहां पे क्या है दोस्तों कपास की खेती ज्यादा, यानी कपास और धान, यानी कि कपास और धान की खेती क्या है काफी ज्यादा होती थी। तो कपास की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही क्या है यहाँ पर क्या है सूती वस्त्रों का जो व्यापार था वो काफी हाई लेवल पर था, यानी कि काफी बड़ी मात्रा में होता था दोस्तों। तो मैंने आपको दोस्तों में बता दिया जो करिकाल क्या था उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और लगभग क्या 12,000 क्या गुलामों को वहां से लेके आया था और उनकी मदद से क्या कावेरी नदी पर डैम बनाया था इसने, यानी कि बांध बनाया था 160 किलोमीटर लंबा। उसके इसका बेनिफिट इन्हें ये मिला कि वहां की जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ हो गई, जिससे क्या वहां खेती से इनकी क्या है काफी कृषि आय होने लगी और ये क्या काफी सुदृढ़ हो गए थे दोस्तों। तो लगभग दोस्तों मैंने क्या है आपको चेर, पांड्य और चोल यानी कि तीनों साम्राज्य के बारे में बता दिया। क्योंकि दोस्तों जब अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारत में क्या है भारत में क्या है मुस्लिमों का आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा दोस्तों आपको दक्षिण भारत के बारे में बता दिया कि दक्षिण भारत में हमारा क्या है दोस्तों क्या क्या कौन कौन से वंश थे और उनसे क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।